हमेशा इस अररिया की फिजाओं को सुरभित करता रहेगा, गुंजायमान करता रहेगा। मैं एक बार डॉक्टर फरहाद आरा के जीवन वृत्त पर कुछ बातें रखना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। जो हमारे ये बच्चे सामने बैठे हुए पुष्प हैं बच्चों के रूप में, जो हमारे नौनियाल अररिया के भविष्य हैं, ये जो नौजवान बच्चे हैं यही यहाँ के नक्षत्र के सितारे बनेंगे। इसलिए इनके लिए ये शब्द प्रेरणा के शब्द होंगे जो इसको हमेशा अनुप्राणित करते रहेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर फरहाद आरा जो हमारी बड़ी बहन, मार्गदर्शक और एक संरक्षक के रूप में हमारे बीच इतने दिनों से सेवा दी और आज भी वो सेवारत है हमारे बीच। अभी वो विदा नहीं हुई है, शायद कभी विदा नहीं हो पाएंगी हमारे बीच से। उन्होंने अपने जीवन में जब जिंदगी की एक अच्छे संभ्रांत परिवार में जन्म लेने के बाद अपने जीवन के सफ़र की शुरुआत एक मेधावी छात्रा के रूप में की और घर में मेडिकल के माहौल के होने के बाद भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र का चयन किया ताकि हम शैक्षिक रूप से अपने समाज और अपने अररिया को उन्नति दे सकें, उसको प्रगति दे सकें, उसको प्रखर बना सकें। और उनका सफ़र स्कूलों से होता हुआ बालिका उच्च विद्यालय अररिया के प्रांगण में पहुंचा और 1978 में आपने इसी विद्यालय से अच्छी श्रेणी से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात आपका संकल्प आपको लेकर पटना विश्वविद्यालय के प्रांगण में पहुंचा। वहां से आपने अंतर स्नातक, स्नातक, प्रास्नातक, शिक्षा स्नातक और अन्य जो भी डिग्रियां थी प्राप्त की। जो मैं बताना चाहूँगा प्यारे बच्चों और हम सभी साथियों को बताना चाहेंगे कि डॉक्टर फरहाद आरा बेगम साहिबा का जो संकल्प था वो उन्हें पटना विश्वविद्यालय के प्रांगण में पूर्ण हो, वहाँ का संकल्प, वहाँ की शिक्षा पूर्ण होने के बाद भी उन्हें ठहरने नहीं दिया, जबकि वो राजधानी के टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़ रही थी। और उनके मन में हुआ कि मेरे बिहार में और एक विश्वविद्यालय है जो अपनी निशानी रखता के रूप में जाना जाता है, उनका एक ऊंचा नाम है। वो नाम था ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर दरभंगा। और आपने सोचा कि जो मेरी उच्चतर पढ़ाई है मैं वहाँ से करूँ और वो आपको सौभाग्य मिला और वहाँ से जाके आपने पीएचडी की पढ़ाई पूरी की और 1990 में आप अवार्डेड हुई। उसके बाद आपको लगा कि नहीं, अब मुझे शैक्षणिक क्षेत्र में एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका निभानी चाहिए और ईश्वर के वरदान के रूप में आपको 1993 में सेवा प्रारंभ करने का मौका मिला। एलएस उच्च विद्यालय पटेल नपलासी में आपने योगदान दिया। वहाँ से आपके शिक्षक के रूप में सफ़र की शुरुआत हुई, लेकिन आपके मन में बहुत सारे संकल्प थे। कहा भी जाता है कि मंजिल की तलाश में क्यों भटकता है राजी, इतना अजीम हो जा कि खुद मंजिल तुम्हें पुकारे, खुद मंजिल तुम्हें पुकारे। 3 महीने की सेवा देने के बाद यहाँ के शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण और विभिन्न संस्थाओं के काम करने वाले उस समय के संघ संगठन के जो भी शीर्षस्थ सदस्य और कर्मचारी थे, पदाधिकारी थे, उन लोगों को लगा कि डॉक्टर फरहाद आरा का जो कद है वो उसके व्यक्तित्व और उनके विद्वता के हिसाब से उनका वो जगह उनके लिए सुटेबल नहीं है। और आपको अररिया के इस +2 बालिका उच्च विद्यालय में 3 महीने की सेवा के बाद काम करने का पुनः मौका मिला और यहाँ आपको योगदान कराया गया। मैं बताना चाहूँगा एक व्यक्ति के जीवन में, एक छात्र के जीवन में इससे बड़ी खुशी कभी नहीं हो सकती है कि जिस इदारे से, जिस संस्थान से वो पढ़ा हो और वहीं पे वो एक शिक्षक बन के आए। मुझे लगता है कि ये पल इंसान को अभिभूत करने वाला पल होता है। उसके जीवन में सबसे बड़ा आपको लगता है कि उसको लगता है कि हाइट मुझे मिल गया हो, उसे आपने प्राप्त किया और आपने निरंतर अपनी सेवाएं दी। आप काम करते रहे लगातार और इस बीच में आपने अपने शैक्षणिक सफर को भी कभी रुकने नहीं दिया।
2013 में 93 में यहाँ योगदान करने के बाद आप लगातार सहायक शिक्षिका के रूप में काम कर रही थी, लेकिन प्रशासनिक कार्यों में भी अपनी सहभागिता देती रही और आप कार्य करती रही। तत्पश्चात 2016 में यहाँ पे प्रधान अध्यापक का जो पद था वो रिक्त हुआ और लोगों को लगा कि शायद आपसे अच्छा कोई व्यक्तित्व नहीं है जो इस जिम्मेदारी को संभाले, और लोगों ने आपको वो जिम्मेदारी दी। उसको निर्वहन करते हुए आपने 2016 से अब तक का जो सफ़र पूरा किया है वो सचमुच काबिल तारीफ है, अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है और आत्मसात करने योग्य है। हमें आपका जो कृतित्व है वो प्रेरणाएं देता है और वो आत्मसात करने को आलोड़ित करता है कि हमें सदैव इनको सहेजना चाहिए आपकी लेगेसी के रूप में, ताकि हम सीख सकें। हम नई पीढ़ी के नौजवान शिक्षक हैं, हमारे सामने बैठे हुए अररिया के नौहीलाल हैं, ये सब आपका जो कृतित्व है हमारे लिए प्रेरणा है, मार्गदर्शन है। और यहाँ ही आपका सफ़र नहीं रुकता है। इसके बाद कहा भी गया है कि मित्रों कि हज़ारों साल तक नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, तब जाके होता है चमन में दीदावर पैदा। आप जैसे दीदावर को पाने के बाद इस संस्थान में जो तरक्की हुई, जो आपने बालिका शिक्षा के लिए किया, वो सचमुच प्रशंसनीय है। उस सफ़र को भी पूरा करते हुए आपने अपने शैक्षणिक कार्य को, प्रशैक्षणिक कार्य को कभी रुकने नहीं दिया और आपने बहुत सारी रचनाएं की। मैं बताना चाहूँगा कि आपने जो साहित्यिक रचनाएं की है उनकी भी चर्चा परिचर्चा आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि मैं जब साहित्य को पढ़ता हूँ तो कभी दिनकर को पढ़ता हूँ, कभी महादेवी वर्मा को पढ़ता हूँ, तो ऐसे लोगों को पढ़ते हुए आपके व्यक्तित्व का जो एक छवि है वो मेरे मन में सहसा उभर कर आता है। आपके व्यक्तित्व की छवि मन में सहसा उभर कर आता है। तो आपकी जो कुछ साहित्यिक रचनाएं हैं, मैं चाहूँगा कि हमारे बीच अभी कुछ मेहमान का आना हुआ है। हम अपने इस विदाई सम्मान समारोह में तहे दिल से उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बताना चाहेंगे कि क्योंकि आपका रिश्ता, आप उर्दू की शिक्षिका रही और भाषा को तरक्की देना, उसके उन्नयन के लिए कार्य करना एक भाषा शिक्षक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैंने सदैव देखा है, मैं भी एक शिक्षक हूँ, जो भी भाषा के शिक्षक होते हैं उसके कंधे पे जिम्मेदारी होती है कि आप भाषा के लिए, उसके उन्नयन और विकास के लिए, उसकी प्रगति के लिए काम करिए। और आपने वो काम भी मुखर होकर किया, सदैव अपनी प्रखरता सिद्ध की है उस क्षेत्र में। मैं बताना चाहूँगा कि आपने सबसे पहले स्टोरी राइटिंग से शुरू किया, छोटे छोटे अफसाने लिखने शुरू किए। 1980 का दौर, जब अररिया में चारों तरफ बाढ़ का त्राहिमाम हुआ करता था, वो समय जब लोग खाने दाने दाने को मजबूर हुआ करते थे। कोसी की जैसी जो शोक बिहार का कहा जाता है, इसके भयंकर बाढ़ के प्रकोप से हमारे सारे खेतों के फसलों को ले लिया जाता था। लेकिन उस दौर में भी आपने लिखना शुरू किया और वहाँ आपने साहित्यिक उर्वरता को और मजबूत करने का, उसको जरखेज करने का काम किया। इस रूप में आपने जो अफसाने लिखे छोटे छोटे, उसमें उसको कई बड़े मैगजीन से छापा, खास करके पाकीज़ा, खातून मसरी, कौमी आवाज़, सदाए आम, उर्दू की पत्रिकाओं ने उनको छापा। और आपकी कहानियों का प्रसारण, मैं बताना चाहूँगा कि बहुत कम ऐसे लोगों को सौभाग्य होता है। हमारे यहाँ डॉक्टर प्रोफेसर अशोक झा जैसे लोग थे जिनके कहानियों का प्रसारण आकाशवाणी से पटना पूर्णिया से हुआ था। हमारे बीच हो सकता है कि बहुत जल्दी आमंत्रित हैं सुदन सहाय जैसे लोग होंगे जो आकाशवाणी पटना के पूर्व संवाददाता थे। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर फरा तारा बेगम जो हमारी बड़ी बहन है,
इनकी रचनाओं का प्रसारण आकाशवाणी पटना से हुआ। जो सौभाग्य की बात है कि अररिया जैसे छोटे जगह में रहकर भी आपने ऐसी अच्छी अच्छी साहित्यिक रचनाएं की और उसको पटना आकाशवाणी से प्रसारित किया गया। सचमुच हम अररिया वासियों के लिए गौरवान्वित करने वाली बात थी और ये गौरव का विषय है। और बताना चाहेंगे हम कि वर्तमान में आपके कुल 21 कहानियों का जो संग्रह है वो हर पल के नाम से प्रकाशनार्थ है। बहुत जल्द हम लोगों के बीच होगा, हम सबों को पढ़ने के लिए मिलेगा। और आपकी लेखनी थकती नहीं है और वो अनरिपीटिंग एफर्ट करते हुए, पेंसटेकिंग एफर्ट के साथ आगे बढ़ते हुए अब आपका रुख गज़लों की तरफ हुआ। आपने बहुत सारे गज़ल लिखे, उसके बाद कविताएं लिखी, जिसमें मदावा मतलब चिंगारी बोलते हैं उसको, उसके रूप में वो एक नज्म था और जो है कि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन। देखिए एक्चुअली बहुत छोटे बच्चे हैं यहाँ पर कि राष्ट्रीय तो होता है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब होता है कि हमारे देश से बाहर, है ना। तो आपकी लेकिन आपके कलम के प्रयास को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, ये हम सबों के लिए गर्व की बात है। और उसमें कई मैगजीन्स जैसे शायर और आजकल किताबनुमा और मॉरिशस के सदाए आम, जर्मनी के समंदर, अमेरिका के रोशनी पत्रिका आदि में प्रकाशित हुई। ये बहुत खुशी की बात है जो हमें अनुप्राणित करेगा और अनुप्रेरित करेगा कि हमारे नई पीढ़ी के जो नौजवान कलाकार हैं, जो नौजवान शिक्षक हैं, वो भी प्रयास करें साहित्य के प्रयास के लिए। चाहे आप जिस भाषा के शिक्षक हैं, आप प्रेरणा लें और उसमें प्रयास करें। छोटे छोटे नज्म, छोटी छोटी कविताएं, अफसाने, आर्टिकल लिखें ताकि आप साहित्यिक विकास के लिए काम करें। क्योंकि हमारे कांधे पे जो जिम्मेदारी ये अपनी लेगेसी के रूप में छोड़ के जाते हैं ऐसे शिक्षक हमारे बीच से, उनका ढोना मेरा कर्तव्य बन जाता है। फिर औरतों के जुल्म और उस होने वाले जुल्म और उसके हक और हकूक के लिए भी आपने एक प्रेरणादायी कविता लिखी थी, जिसका मैं कुछ पंक्तियां जिसकी आपके बीच शेयर करना चाहूँगा कि अपना हक मांगकर जीने की खिज़ा पैदा कर, अपना हक मांगकर जीने की खिज़ा पैदा कर, बेसदा दर्द में तूफान उठेगा क्यों कर, बेबसी अपना मुकद्दर तो नहीं है फरहद, कारवाने अमलो जहद रुकेगा क्यों कर, कारवाने अमलो जहद रुकेगा क्यों कर। इस तरह की कविताओं से सच में मनुष्य के अंदर में एक भूकंप और एक आंदोलन पैदा होता है, एक कंपन पैदा होगी। क्यों नहीं हम अपनी भी साहित्यिक सृजनशीलता को नई प्रखरता दें, नई ऊंचाई दें, उसको नया संकल्प दें ताकि वो सिद्धि तक पहुंचे और नई पुस्तकों के संकलन के रूप में हमारे बीच आए। ऐसे भी नए कलमकार अररिया में बहुत हैं, लेकिन जब साहित्यिक प्रखरता की बात आती है, मेरा मानना है कि शिक्षक जो है इस रूप में एक ज़्यादा संकल्पित व्यक्ति होता है साहित्य के सृजन और उन्नयन के लिए। इसके बाद भी मसलसल आप गज़ल लिखती रहीं और उर्दू के मयारी मैगजीन में नज़में छपती भी रहीं। गज़ल का एक संग्रह भी छपने को तैयार है जिसका उन्वान है यादें। फिर तीसरे दौर में आपका रुझान शोध की तरफ हुआ। वैसे तो पीएचडी के अवार्ड जब अवार्डेड हुई थी आप 1990 में, उस वक्त आपका जो टॉपिक था वो था कि मौलाना इरशाद प्रताप उसके लाइफ और वर्क में बताना चाहूँगा मित्रों कि अररिया की धरती इतनी उर्वर है कि एक से एक बढ़ के कलम के सिपाही यहाँ पैदा हुए। अररिया की धरती पे एक तरफ फणीश्वर नाथ रेणु जैसे कलमकार, जिसको मैला आंचल 1944 में वैश्विक ख्याति प्राप्त की और अररिया को देश दुनिया में लोग जानने लगे, वैसे ही एक गुमनाम शख्स जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, मौलाना इरशाद प्रताप। उसके व्यक्तित्व और कृतित्व पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। आपने वैसे व्यक्तित्व को चुना और उस पर काम किया और ऊपर वाले की कृपा से वो आप कंप्लीट भी हुआ और आपको अवार्डेड भी किया गया उसमें दरभंगा विश्वविद्यालय उस समय। लेकिन आपका दूसरा जो आपका शोध था कार्य, वो भी एक बहुत ही चर्चित और बहुत अच्छे विषय को लेकर किया। मैं बताना चाहूँगा कि अररिया जिले में जो
हमारे बीच कुछ मेहमानों का आगमन हुआ है। सभी मेहमानों का हम आगत अतिथियों का हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। आज का दिन बहुत ही विशेष विदाई सम्मान समारोह श्रीमती डॉक्टर फरात आरा बेगम साहिबा के सम्मान में ये दिन निश्चित रूप से हम सबों को प्रेरित करने वाला दिन। एक ऐसा शिक्षक जो पूरी जिंदगी विद्यालय के विकास के लिए, बच्चों के सृजन के लिए अपना झोंक दिया और उसका रिजल्ट भी सामने है। एक अच्छे शिक्षक के रूप में ही नहीं, एक कुशल गृहिणी, कुशल पत्नी, कुशल माँ के रूप में ने आपने जो जिम्मेदारी निभाई है, वो एक बहुत भरा पूरा गुलशन के रूप में आपने जो बगीचा लगाया वो सबके सामने है। तो हम आगे बढ़ते हुए बताना चाहेंगे कि डॉक्टर फरात आरा बेगम साहिबा का जो सफ़र था उस पर